दिस इवनिंग, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। इन तीन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है। एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए। आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से
इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 में से 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आइए एक युवा की आवाज सुने। ये जो बोलेंगे, ये आप सबके दिल में है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है। हमें सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया। सीट खरीदता, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं करता। ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद, 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है। और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए, वेलकम। कैसे आप? नाम क्या आपका? मेरा नाम सर अजय राघव है। अविनाश और अजय। आइए, अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। 2020-21 यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी। इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूँ इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई, 350 से ज्यादा फैकल्टी में डमी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों इनको प्रूफ दिए, लेकिन उन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने नई भर्ती की आस में तो फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई और ये चीजें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर यूपीएसआई के अंदर स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करते हैं। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉन्ग मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग से पेपर होता है। तो वो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया बताते हैं, ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। जो यूपीपीआरपी जो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पेट्रोलिंग की भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चला गया, मैं इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन
ज्ञापन दे दिए, उल्टा इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराधी सिर्फ इतना था कि मैं इनके जनता दरबार योगी जी से मिलने चला गया। सर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताते हैं, ये खुद तय करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बढ़ा करके अंदर रहना है और किस अभ्यर्थी को पार करना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। इनको क्या दिक्कत है, अगर ये पेड़ भर्ती कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर मैं एक चीज इसमें छोड़ना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये पेपर क्लिक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं करते हैं, ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं देते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है। मेरा नाम अविनाश है, मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं। चूंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी, तो 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही है। उसके बाद ये होता क्यों है? सर ये सरकार की मनमानी। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी यूपी SSC आयोग से करता हूँ। यूपी SSC आयोग 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूँ और उसकी भर्तियां आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियां आज तक क्लियर नहीं हुई, और उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां जिसके लिए हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाके मिले कि हमारी दर्द, हमारे दुख को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के कान में ये बात पहुंची नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उस चीज से पीड़ा में ग्रसित है। और बताइए। और सर ये है कि देखिए हमारी कुछ मांगे हैं, आपसे भी है, सरकार से भी है, कि ये जो जितनी वैकेंसियां हैं उसका एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार करते हैं। आप चुनाव कराते हैं, 3 महीने में रिजल्ट देते हैं, आप हमारा रिजल्ट 5 साल में नहीं दे पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैकेंसियों का यूपी SSC स्पेशली कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी करता है मेंस का। अगर उनको कुछ भी करना होगा वो रोल नंबर दे देंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली यही चीज है। आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई में। जी सर, 2018 से आज तक। हाँ, और आपका एक्सपेक्टेशन था कि इस पैसे से, शिक्षा से आप आगे बढ़ पाओगे। जी सर एग्जैक्टली। अब आपको क्या लग रहा है? अब क्या आपका प्लान क्या है? सर अब प्लान ये है कि हम भर्तियों का इंतजार करते हैं, अब क्या पता अगली पंचवर्षीय भी बीत जाए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। सर ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक यूपी PSC का था, RO का, मैं खुद उसका अभ्यर्थी था। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा हुआ वो पेपर। लेकिन वो जो हमारा टाइम गया वो हमें कौन देगा? बिल्कुल, जो हमारा टाइम गया, हमारा पैसा। आपका पेपर लीक हुआ, आपको क्या फीलिंग आई? अंदर क्या लगा आपको, यार ये क्या हुआ, क्या करें, क्या? मतलब ये होता है ना सर, कभी एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, उस 10 बाई 10 के कमरे में कभी आप बैठ के सोचिए कि अगर हमारा पेपर लीक हो गया, हम किससे बात करें अपनी, किसको अपना मुंह दिखाएं कि यार अब मेरा इस बार नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, मैं किससे जाके कहूं? और सालों आपने मेहनत की, घंटों आपने मेहनत की, और 1 सेकंड में पूरा खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली यही चीजें होती है। और ये जो दुख दर्द है, ये मैं नहीं हूँ, ये इसमें से जितने खड़े हैं सब लाखों करोड़ों युवा हैं। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? सर प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली नहीं है। रीजन, अगर आज 2018 से मैं बेरोजगार टहल रहा हूँ, कोई स्किल हमें दे दी होती 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी, इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम कर सकूं, और काम करूं तो वो डेली बेसिस के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये सब क्या है? मेरा नाम है। अच्छा, नाम है, ठीक है, थैंक यू अविनाश। और कुछ कहना चाहते हो? सर उत्तर प्रदेश में ये पेपर ही लगातार चल रहे हैं। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए
तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की यूपीएसआई भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में आरओ एआरओ को भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं आप इसी तरह हम यूथों की आवाज उठाते रहिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से। ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है। थैंक यू। तो आपने सुनी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स की आवाज। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं, एक दरवाजा खुला नहीं है। दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का। आज दुनिया में आपको मेड इन चाइना दिखेगा, मेड इन वियतनाम दिखेगा, मेड इन बांग्लादेश दिखेगा, मगर मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा। इसका कारण है नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। जो छोटे व्यापारी रोजगार दिलवाते थे, जो पहले हिंदुस्तान में होता था, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी वो सारा का सारा खत्म हो गया है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको स्टार्टअप इंडिया कहा गया। स्टार्टअप इंडिया में सबसे जरूरी चीज आप जैसे स्टूडेंट्स को बैंक लोन, छोटे बिजनेसेस को बैंक लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बैंक्स आप जैसे स्टूडेंट्स को 1 रुपया कभी नहीं देंगे। अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देंगे, मगर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। 90% स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज जो है उनको बैंक लोन नहीं मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का दरवाजा बंद है। तीसरा दरवाजा, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी का, जिसमें आप पेपर लीक का सामना करते हो, उस दरवाजे में भाइयों बहनों 150 में से एक युवा निकलता है। अगर 150 युवा एग्जाम लेते हैं, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, एक युवा उसमें से निकलता है। पब्लिक सेक्टर, जो पहले 10 साल पहले 14 लाख युवाओं को यह रोजगार देता था, भाइयों और बहनों पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। पब्लिक स्कूल बंद कर दिए, पब्लिक अस्पताल बंद कर दिए, नवरत्न उठा के बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, ऐसी कंपनियां बेच दी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद है, और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है?
जी ने कहा था सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये देखिए ये है इकोनॉमिक, पैसा अडानी, इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है, और तीसरा आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा के। हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक, सोच को कंट्रोल करने का तरीका, यह है सिस्टम। भाइयों और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी, आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। नमस्कार, आप? हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु जी जी जी। शुभम दास। नमस्कार। सर, मेरा नाम कुणाल पांडे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शाबाश, वेलकम आप सबका। मैं आपसे आज, अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी, और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। तो ये पूरी भीड़ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती है। आपने क्या सहा, आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए। साथियों, जो 22 जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था, हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे, और वहाँ एक चीज हमें एहसास हुआ कि पुलिस ऐसे मौके क्लास में थी कि वो हम पे लाठी भी चार्ज कर ले, उन पे इल्जाम ना हो। जब हम राजभवन से थोड़ी देर पहले पहुंचे, वहाँ पे पुलिस वाले थे बिना बैच के, और लाठी के नाम पे वो बैम्बू लिए हुए थे। उनसे जब पूछा गया आपका बैच कहाँ है, तो वहाँ से अधिकारी पूछते हैं कि आप कौन है पूछने वाले। मैं बताता हूँ तो कहते हैं इससे क्या होगा। हमने कहा सर इतने बच्चे मरे, उनका जवाब कौन देगा? कहते वो तो चले गए, अब क्या तुम भी जाना चाहते हो? मैंने कहा सर वो तो चल गए, लेकिन आप बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि आप नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। हम छात्र युवा देश के भविष्य है। उसके बाद वो वाटर कैनन चलाने लगते हैं, जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो लाठी चार्ज करते हैं, जिससे उनका टारगेट था या साथ में मारो या पैर में। उन्होंने मेरे पैर पे बहुत मारा, मैं गिर गया। उसके बाद वो लाठी चार्ज करने लगे, स्टोन चलाने लगे, आंसू गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं गिर गया उसके बाद जो डीएसपी है वो आके दोबारा मेरे पेट में मार दिया, कि मेरा लेग डैमेज था। कुछ छात्र मुझे वहां से उठा के ले जाते हैं, साइड रखते हैं, पुलिस वाले कहते हैं छात्र थोड़ा है, इसको तो जेल भेजना चाहिए। इवन वो एम्बुलेंस नहीं आने देते हैं। मुझे 3 इडियट की मूवी की तरह स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जैसे सर मैंने बताया कि वो एम्बुलेंस तक नहीं आने देते हैं। हमें 3 इडियट के स्कूटी की तरह मुझे
सबसे मुझे मिलाया गया, नाम पूछा गया, मैंने नाम बताया तो इंचार्ज कहती है इसको तो मुझे लगता है कहीं देखा है। मैंने कहा मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है। तो कह रही वो तो मैं देख लूंगा। धमकी दिए जाते हैं उन्हें हमें। मैं ये बता दूं कि जब हमें पीआर बॉन्ड साइन करवाएगा उसके बाद हमारे एड्रेस पे डिटेन करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। हम छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, और आज हम हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें तो नौकरी चाहिए। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करें, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, और फिर पेपर लिए उसके लिए आंदोलन। हम छात्र हैं, ये आंदोलन जीव है। हम छात्र हैं और आप हम पे हमसे वोट लेते हैं तो सर कहते हैं, भैया भैया कहते हैं। आज हमें कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं। सर हम देश के जेंजी हैं और आज आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं, लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं बदला लूं, आप मुझे जितने धमकी देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूँ और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के आगे हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर संसद सुनिए होगी संसद हमारा हो जाएगा। तो सर आप जब जब सरकार करती है पुलिस को आगे करती है, हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया देखेंगे। शाबाश। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।